जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू कर्तव्य पथ एकेडमी। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज के क्लास में हमें क्या पढ़ना है? तो आज हम लोग अपना जो करंट कोर्स चल रहा था सीटेट पेपर 2 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी, उसके अंदर चैप्टर नंबर 5 जो है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी क्लास 6 एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? तो इसके अंदर हम डोमेन्स क्या होता है पहले तो इसका मतलब समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पृथ्वी के ऊपर जो आपके मेनली डोमेन्स पाए जाते हैं मेजर तौर पर, जैसे लिथोस्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, इनके बारे में हम समझेंगे, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में इन तीनों को मिला के जो आपका बायोस्फीयर बनता है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पीवाईक्यूज की मैं बात करूं तो इस चैप्टर में, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक लिथोस्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इसका थोड़ा और एडवांस लेवल जो है आपकी क्लास 7 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एडवांस टॉपिक दिया हुआ है। क्योंकि ये पूरा आपका क्लास 6 वाली जो चैप्टर है, इसके अंदर केवल बेसिक चीजें दे रखी है कि हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। तो और क्वेश्चन जो है आपके थोड़े एडवांस लेवल के पूछते हैं। तो जब हम वो क्लास 7 में ये सब टॉपिक्स अगेन कवर करेंगे, तो वहां पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस टॉपिक से मैं डिस्कस करूंगा वहां पे। इस चैप्टर में कोई आपकी पीवाईक्यूज अभी नहीं होने वाले, ठीक है। तो तैयार हो जाइए, अपने नोटबुक, पेन वगैरह जो भी आप लोग अपने साथ रखना चाहते हैं रख लीजिए। नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। काहे कोनो दिक्कत नहीं है? क्योंकि इस लेक्चर का जो पीडीएफ होगा वो आपको हमारे गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी और देरी के। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि आपका डोमेन शब्द जो दिया है, उसका मतलब क्या होता है इस चैप्टर के अंदर। डोमेन का मतलब बेसिकली ये होता है कि हमारे पृथ्वी पर जो भी आपके फिजिकल फीचर्स मतलब कि जो आपके पहाड़ हो गए, ठीक है, आपके जो पठार हो गए, आपके प्लेटियो जिसे कहा जाता है, प्लेन्स हो गए, ये फिजिकल फीचर कहलाते हैं। और बायोलॉजिकल फीचर्स मतलब जो आपके पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं, जो आपके जीव जंतु पाए जा रहे हैं, इनको मिला के इनके बेस पे डोमेन ये होता है कि इन सब चीजों को मिला के हमारी जो पृथ्वी है उसका एक नेचुरल डिवीजन कर दिया गया है मेजर तौर पर। और उसी डिवीजन को हम क्या कहते हैं, उसी नेचुरल डिवीजन को हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं, ठीक है। तो डोमेन का मतलब यहाँ पे समझ में आया। तो अगर मैं इस डिवीजन की बात करूं तो मेजर तौर पर तीन कंपोनेंट्स जो हैं क्या है, ये आपस में क्या है मिलके इस पूरे पृथ्वी पे क्या है ओवरलैप करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, आपस में मिलके एक इन्वायरमेंट का क्रिएशन करते हैं, ठीक है। वो तीन कंपोनेंट्स क्या है? लैंड, वाटर एंड एयर। और इन्हीं के आधार पर जो है हमारे तीन डोमेन्स जो है मेजर तौर पर डिवाइड किया गया है। वो डोमेन क्या क्या हो जाते हैं? तो देखिए, पहला जो आपका डोमेन हो जाता है जो लैंड जिसे हम कहते हैं, वो सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ होता है, जिसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। फिर आपका जो एयर का पोर्शन हो गया, यानी जिसके अंदर पूरी आपकी गैस पाई जाती है, ठीक है। एयर मतलब क्या? एयर मतलब एक मैटर हो गया। मैटर क्या कि वो आपकी पूरी गैस पाई जाती है उनके, जैसे आपने ऑक्सीजन सुना होगा, आपने कार्बन डाइऑक्साइड सुना होगा, तो ये सब क्या आपकी हवा के अंदर ही होती है, एक तरह से क्या है, ये हवा ही है। तो जो पूरा आपका हवा का पोर्शन हो गया ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। तो हमने लैंड का एरिया कवर कर लिया जिसे हम लिथोस्फीयर कह रहे हैं, हमने हवा का एरिया कवर कर लिया जिसे हम एटमॉस्फेयर कह रहे हैं, तो बचा क्या? बचा आपका वाटर वाला एरिया। तो जो भी आपके वाटर के एरिया होते हैं उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। जिसके अंदर वाटर आपके किसी भी फॉर्म में, चाहे आपका वाटर वेपर जो हवा के अंदर भी पाया जाता है उसकी बात कर लीजिए, चाहे आप समुद्र के अंदर जो पानी पाया जाता है उसकी बात कर लीजिए, चाहे आपके घर के आसपास जो आप पानी पीते हैं उसकी बात कर लीजिए, या आपके आइस के फॉर्म में जो आपके पोलर रीजन में, जिसके बारे में हमने अपने पिछले चैप्टर्स में कवर किया था, वो भी, वो सब क्या है? वो हाइड्रोस्फीयर का पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इन सब चीजों को मिला के लिथोस्फीयर, अगर आप मान लीजिए ये लिथोस्फीयर का पार्ट हो गया, ये क्या हो गया? आपका एटमॉस्फेयर का हिस्सा हो गया, और ये क्या हो गया आपका? किसका हिस्सा हो गया? बायोस्फीयर हो गया। तो इन सब तीनों चीजों को मिला के जो आपका एक कॉमन एरिया होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हमने नाम दिया है बायोस्फीयर, नाम हमने दिया है। यानी द नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड जिसे लिथोस्फीयर हम कह रहे हैं, वाटर जिसे हम हाइड्रोस्फीयर कह रहे हैं, और एयर जिसे हम एटमॉस्फेयर कह रहे हैं, जहां पे एक आपस में क्या है मिलते हैं, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। अब बायोस्फीयर मतलब ये नहीं, देखिए, केवल एटमॉस्फेयर की बात करें, हवा की बात करें, तो वो आपका बायोस्फीयर नहीं होगा।
जब हम उसमें लैंड भी डाल लेंगे, जब उसमें वाटर भी डालेंगे, तो इन तीनों को मिला के इनके कॉम्बिनेशन कॉमन पॉइंट जो होता है, उसे ही हम बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो बायोस्फीयर शब्द आपको क्लियर हुआ। अब देखिए आपका जो शब्द लिथोज हो गया या एटमॉस्फेयर हो गया या आपका हाइड्रोस्फीयर हो गया चाहे बायोस्फीयर हो गया, ये सब चीजें क्या है, इनको कहीं ना कहीं ग्रीक लैंग्वेज से क्या है डिराइव किया गया है। ठीक है, जैसे मैं पूछूँ आपका, मान लीजिए मेरा नाम आदित्य है, तो मेरा आदित्य नाम किसने, मेरे फादर या मदर ने, मेरे पेरेंट्स ने रखा। ठीक है, तो मैं क्या उनसे कोई पूछेगा तो मैं कहूँगा कि मेरा नाम जो है मेरे पेरेंट्स के द्वारा डिराइव किया गया। तो वैसे ही जो लिथोस्फीयर शब्द है, एटमॉस्फियर है, इनका आदित्य शब्द भी कहीं न कहीं से आया है। जैसे आदित्य का मतलब होता है सन, सूर्य देवता का नाम होता है, तो इनका वैसे मतलब हुआ। ठीक है, तो वैसे ही ग्रीक लैंग्वेज जो आपका हो गया, जैसे लिथोस्फियर हो गया, ये भी क्या है, ये किसी शब्द से, पुराने शब्द से उठा के लिथोस्फियर पूरा शब्द बनाया गया है। तो वो शब्द क्या है, वो कहाँ से उठाया गया, तो उसे ग्रीक लैंग्वेज से उठाया गया। ठीक है, तो लिथोस्फीयर में जो आपका लिथो शब्द होता है, उसका अर्थ ही होता है क्या, स्टोन, चट्टान, यानी जमीन, जो सॉलिड सरफेस आपका हो गया, उसे लिथोस्फीयर। एटमॉस्फियर मतलब एटमॉस जो शब्द हो गया, उसमें उसे वेपर कहते हैं। वेपर मतलब जो आपकी हवा हो गई। ठीक है, आपका जो, जैसे मान लो पानी को कभी आपने उबलते हुए देखा होगा, तो उससे जो गैस निकलती है ना, भाप निकलता है, तो वो आपकी वेपर कहलाती है। ठीक है, तो वो आपका एटमॉस्फियर हो गया। हुडोर मतलब कि वाटर। वैसे ही बायोस्फीयर, बायोज मतलब क्या, कि लाइफ, यानी जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, जैसे हम आप जीव जंतु हैं, तो केवल आपकी वाटर में तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। हम क्या है, हमें तीनों चीज आवश्यकता है। हमें वाटर की भी आवश्यकता है, हमें जमीन की भी आवश्यकता है, हमें क्या एयर की भी आवश्यकता है। तो जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती हो, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब लिथोस्फीयर के बारे में और डिटेल में हम बात करें, तो इसका एक एडवांस टॉपिक ये हो जाता है, जिसके बारे में हम क्लास 7 पे डिस्कस करेंगे। अभी कल हम समझते हैं क्या होता है लिथोस्फीयर। जैसे मैंने बताया कि जो भी आपका सॉलिड पार्ट हो गया अर्थ का, वो लिथोस्फीयर कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया आपका, ये आपका लिथोस्फीयर हो गया। ठीक है, मान लीजिए आपका पूरा लिथोस्फीयर का पार्ट हो गया। ये जमीन क्या हो गई, जहां पे मैं रह रहा हूँ। ठीक है, अब हम जानते हैं हमारे सरफेस पे, अर्थ पे क्या है, ओशियन भी पाया जाता है। अब मान लीजिए समुद्र का जो पानी है, इस समुद्र के पानी को मैं क्या करूं भैया, पूरा पी जाऊं या पूरा सुखा दूं। तो पानी जब मैं हटा दूंगा, तो नीचे क्या कुछ और मिलेगा क्या, नीचे हवा तो नहीं रहेगी, नीचे क्या होगा, जमीन ही रहेगी ना। तो इसी पूरे हिस्से को मिला के लिथोस्फीयर कहते हैं। और जो कंटिनेंट वाला पार्ट होता है, यानी कंटिनेंट मतलब कि जिस पे हम रह रहे हैं, वो आपका क्या कहलाता है, वो कंटिनेंट कहलाता है। इन द लार्ज लैंड मास ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड कंटिनेंट। और जो समुद्र के नीचे वाला, जो जिस पे समुद्र टिका हुआ, जिस सरफेस के ऊपर, उसे हम कहते हैं ओशियन बेसिन्स कहते हैं। और उसके ऊपर जो आपके वाटर पाए जाते हैं, उसे हम ओशियन कहते हैं। ठीक है, यानी ह्यूज वाटर बॉडीज ऑफ अर्थ आर कॉल्ड ओशियन बेसिन, एंड ऑल द ओशियन ऑफ द वर्ल्ड आर इंटरकनेक्टेड। तो सारे ओशियंस जो हैं, जमीन आप देखोगे तो इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, पानी हटा दो, पूरा आपकी जमीन ही जमीन रहेगी। ठीक है, तो पूरा हिस्सा आपका लिथोस्फीयर कहलाता है। बस जो आपका पानी वाला हिस्सा है, उसे हम ओशियन बेसिन कह दे रहे हैं, और जो आपका बाकी बचा कुछ है, उसे हम कंटिनेंट कह दे रहे हैं। ठीक है, इतनी बात आपको लिथोस्फीयर से क्लियर हुई। ऑलराइट, लिथोस्फीयर में क्या है, मतलब चट्टानें पाई जाएंगी, रॉक्स पाई जाएंगी। ठीक है, ये क्या है, इसके अंदर आपकी जो मट्टी मिट्टी हो जाती है, वो पाई जाती है। ठीक है, जो आपके इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट एलिमेंट जो आपके पाए जाते हैं, सब इसी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े तो एक टॉपिक इसी के अंदर आपका दिया है एनसीईआरटी के अंदर, जो है सी लेवल। सी लेवल मतलब आपने कहीं भी गए होंगे, किसी भी स्थान पे गए होंगे, जब आपने यार माउंट एवरेस्ट के, आई थिंक बचपन से आप हाइट पढ़ते आ रहे होंगे कि माउंट एवरेस्ट का हाइट इतना है, या किसी पहाड़ का हाईएस्ट माउंटेन इतना है, तो आप उसके आगे ये पढ़ते हो कि उसमें क्या दिया होता है कि सी लेवल से उसकी हाइट इतनी, या कहीं आप किसी स्थान पे गए होंगे तो दिया होता कहीं पे हाइट लिख रहा था, लिखा हुआ सी लेवल से। तो सी लेवल क्या होता है, सी लेवल मतलब कि आपका जो सी वाटर का एक लेवल होता है, हम जो भी हाइट नापते हैं, हम उस सी वाटर के लेवल से ही नापते हैं, जिसे हम कहते हैं सी लेवल कहते हैं। लेवल, सिंपल सी बात है, नहीं, लेवल ऑफ सी वाटर ये हर जगह सेम रहता है एंड कॉल्ड सी लेवल। ठीक है, जिसे जीरो लिया जाता है, और इसी से क्या है, आपकी सारी हाइट्स जहां भी आप जाओगे, वो इसी के हिसाब से नापी जाती है। ठीक है, जो हाइट ऑफ लैंड एंड द डेप्थ ऑफ ओशियन आर मेजर्ड फ्रॉम दी सी लेवल, यानी इसे जीरो पॉइंट माना जाता है। यहीं से आपको ऊपर जाओगे तो आपके क्या है, सारे माउंटेन के हो गए, आप जहाँ रह रहे हो, वो सबकी हाइट इसके लेवल से ही क्या है, पूरे वर्ल्ड में कॉमन लेवल डिसाइड कर दिया गया, इसी लेवल से आपका नापा जाता है, जिसे हम सी लेवल कहते हैं। ठीक है, अब लिथोस्फीयर पे मैं सबसे हाईएस्ट और डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ की बात करूं, तो हाईएस्ट पॉइंट आई थिंक बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, जीके में रटाया भी गया होगा बच्चों को। ठीक है, जो क्या होता है, हाईएस्ट माउंटेन पीक, यानी जो हाईएस्ट हिस्सा है, जो आपको हो जाता है क्या, माउंट एवरेस्ट हो जाता है, जिसकी हाइट जो है 8,848 मीटर हो जाती है। ठीक है, कई बार हो सकता है सवाल इस पे पूछ ले, तो हमें क्या है,
ये हाइट एग्जैक्टली इसके नंबर्स याद होने चाहिए, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है 8,848 मीटर होता है अबव सी लेवल, ठीक है। या आप ऐसे आजकल ये 8,850 उससे 2 कम हो गया, 8,848 हो गया, ऑलराइट। और वहीं पे जो डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ मतलब लिथोस्फीयर का बात करें वो पाया जाता है, वो होता है आपका, उसे हम कहते हैं मरियाना ट्रेंच, जो कि आपकी पैसिफिक ओशियन कहाँ पाई जाती है, तो अभी हम आगे जब ओशियन के बारे में पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे, ठीक है। जिसकी हाइट जो है वो सी लेवल से यानी सी लेवल से ऊपर माउंट एवरेस्ट आपका ये हो गया, और सी लेवल से नीचे मरियाना ट्रेंच जो पाया जाता है, गहराई में पाया जाता है, जिसकी हाइट जो है इवन जो माउंट एवरेस्ट पहाड़ की हाइट है, देख रहे हैं माउंट एवरेस्ट की हाइट केवल इतनी है, लेकिन मरियाना ट्रेंच जो कि सी लेवल से और नीचे पाया जाता है, उसकी हाइट जो है माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची है, जो हाई हो जाती है 11,022 मीटर बिलो सी लेवल, ठीक है। नहीं, ये दर्शाता है कि जो समुद्र की गहराई है वो बहुत ज़्यादा, इवन मतलब बहुत ज़्यादा उस हाइट माउंटेन की जो हम हाईएस्ट पढ़ते हैं उसके हाइट से बहुत ज़्यादा समुद्र की गहराई है, ठीक है। तो इससे हमें अंदाजा लगता है कि समुद्र कितना गहरा आपका है, ऑलराइट। तो कंटिनेंट की मैं बात करूँ लिथोस्फीयर पे, कंटिनेंट वाले, तो कंटिनेंट क्या हो गया, तो हमारे पूरे सरफेस, अगर मैं पूरी पृथ्वी की बात करूँ, ठीक है, ग्लोब हमने समझ चुका, हमने मैप समझ चुका ग्लोब क्या है, मैप, तो मैं उस पे बार-बार रिपीट नहीं करूँगा। तो हमारे पूरे अर्थ सरफेस पे जो आपके कंटिनेंट वाला यानी जिस ज़मीन वाला जो लैंड मास वाला एरिया है, वो टोटल 7 मेजर कंटिनेंट्स जो हैं हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं, ठीक है। आई थिंक इसके बारे में ये आपको पता होगा। दीज कंटिनेंट आर सेपरेटेड बाय, चाहे अगर आप सीटेट की एग्जाम की या किसी परीक्षा या अगर आप क्लास 6 के भी इवन स्टूडेंट होंगे, तो आपको बचपन से क्लास 4th 5th में भी पढ़ाया गया होगा कि हमारे कंटिनेंट्स जो हैं वो 7 होते हैं, ठीक है। लिथोस्फीयर का ये हिस्सा होते हैं। इतना आपको आज क्लियर हो, ठीक है? इतनी बात क्लियर हो गई। सो दीज कंटिनेंट आर व्हाट दे आर सेपरेटेड बाय अ लार्ज वाटर बॉडीज सच एज ओशियन या सीज, ठीक है। सो अ मेजर पोर्शन ऑफ अर्थ लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या हो गया, साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये हम पहले चैप्टर में कवर कर चुके हैं। अगर आपका इक्वेटर जो कि अर्थ को 2 भाग में डिवाइड करता है, तो ऊपर वाले हिस्से को हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा था, नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर। तो मोस्ट ऑफ द जो आपकी कंटिनेंट है, लैंड मास का जो एरिया है, वो ज़्यादातर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, और ओशियन का जो आपका समुद्र वाला एरिया है, वो ज़्यादातर साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। 7 कंटिनेंट वो कौन है, मैंने साइज़ के हिसाब से डिसाइड किया, एरिया के हिसाब से बेसिकली। और ये आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए एरिया के हिसाब से। कई बार सवाल पूछ लेता है कि लार्जेस्ट कंटिनेंट कौन-सा है, सेकंड लार्जेस्ट कौन-सा है, थर्ड या फोर्थ, या आपको सीक्वेंस दे देगा, क्या ये सीक्वेंस सही है, इसको मतलब असेंडिंग में अरेंज करें, डिसेंडिंग में अरेंज करिए। पहले नंबर पे जो आता है, वो जिस कंटिनेंट पे हम रहते हैं, वो आपका एशिया हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे नीचे वाला जो हिस्सा हो गया अफ्रीका, ठीक है। फिर उसके बगल में आपका नॉर्थ अमेरिका जो ऊपर वाला हो गया, फिर नीचे साउथ अमेरिका, फिर आ जाता है आपका अंटार्कटिका 5वें नंबर पे। उसके बाद आता है हमारे सटे जो हमारे नेबर हैं यूरोप, और लास्ट में आ जाता है सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया। तो टोटल 7 हो जाते हैं, कौन-कौन से, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, नीचे आपका साउथ अमेरिका, साउथर्न हेमिस्फीयर में पड़ रहा है। फिर आपका अंटार्कटिका जो साउथ अमेरिका पूरा नीचे इधर फैला हुआ है। फिर आपका कहाँ आ जाता है, यूरोप जो कि एशिया के बगल में है। फिर आ जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो अगर मैप के ज़रिए मैं आपको दर्शाऊँ, तो ये देखिए, सबसे लार्जेस्ट कौन-सा था आपका, एशिया था, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन-सा कंटिनेंट आ जाता है, तो अफ्रीका आ जाता है। थर्ड पे कौन-सा आ जाता है, नॉर्थ अमेरिका आ जाता है। फोर्थ पे क्या आता है, साउथ अमेरिका आता है। फिफ्थ पे क्या आता है, फिफ्थ पे क्या है, कई लोग अंटार्कटिका गायब भी कर देते हैं, भूल ही जाते हैं, सीधे 5वें पे सीधे यूरोप या ऑस्ट्रेलिया लगा देते हैं। 5वां हमें याद रखना, अंटार्कटिका भी भैया हमारे पृथ्वी का ही हिस्सा है, ठीक है। तो अंटार्कटिका हो गया, उसके बाद क्या आपका 6वें पे यूरोप आता है, 7वें नंबर पे जो हमारा ऑस्ट्रेलिया आता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस हमें याद रखना है, पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। तो हमारे टोटल कितने कंटिनेंट हो गए, 7 कंटिनेंट हो गए। आई होप अब तक आपको नाम ये याद हो गए होंगे, आपने अपने कॉपी में सीक्वेंस वाइज लिख भी लिया होगा। अगर मैं एशिया की बात करूँ, जैसा मैंने बताया, इट इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। अगर मैं पूरी हमारे अर्थ के एरिया की बात करूँ, तो 1/3 जो हिस्सा है, 1/3 जो हिस्सा है, वो एशिया जो कंटिनेंट है उसके द्वारा कवर किया जाता है। अब अगर ये मान लीजिए, हमने ईस्टर्न हेमिस्फीयर पढ़ा था, मान लीजिए ये आपका इक्वेटर हो गया, ये आपकी कौन-सी लाइन हो गई? ये आपकी हो गई आपकी जो बेसिकली यूरोप के लंदन से जो ग्रीनविच जो लाइन हो गई, वो लाइन हो गई 0 डिग्री वाली, ये 0 डिग्री। तो हम जानते हैं ये कौन-सा हिस्सा साउथ हेमिस्फीयर का पूरा हिस्सा हो जाता है।
ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर का हो जाता है। इधर वाला जो हिस्सा है ये आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाता है, ये आपका क्या है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाता है। तो हमारा जो एशिया है वो आपका कहाँ पड़ता है, तो ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर के ईस्टर्न वाले पार्ट में पड़ता है, क्योंकि ग्रीनविच आपकी जो है इधर कहीं से जाती है, राइट। तो पूरा ये जो है एशिया आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। और यहाँ से जो आपकी हमने कुछ इंपॉर्टेंट आपकी लैटिट्यूड्स की जो बात की थी, जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, याद करिए पिछले क्लासों के बारे में, भूल तो नहीं गए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न था, आर्कटिक सर्कल था, एंटार्क्टिक सर्कल था। तो उसमें से जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो क्या है, आपकी एशिया से गुजर के जाती है, ठीक है। इतनी बात आपको एशिया से तो ज्यादा हमें नहीं याद रखना है, केवल एक ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि लार्जेस्ट कंटेंट है, और दूसरा आप याद करिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ, हमारे देश इंडिया से गुजरती है, ठीक है। फिर सेकंड पे आता है अफ्रीका। अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कंटेंट हो जाता है। इसमें यहाँ पे जो है आपकी इक्वेटर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों रेखाएं जो हैं इस अफ्रीका कंटिनेंट से होके गुजरती हैं। ये एकमात्र ऐसा कंटिनेंट है जहां से तीनों रेखाएं जो हैं आपकी गुजरती हैं, ठीक है। ये जो है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका जो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, क्योंकि ये इक्वेटर हो गया, तो इक्वेटर के इधर वाला हिस्से में क्या है, ज्यादातर अफ्रीका का क्षेत्र आता है, इधर थोड़ा कम क्षेत्र आता है, ठीक है। जो इक्वेटर है इसके पूरे मध्य से गुजरती है। तो इतनी बात आपको क्लियर होगी अफ्रीका के बारे में। सेकंड लार्जेस्ट हो गया, ठीक है। ये आपका केवल बेसिक लेक्चर है, इस वजह से केवल सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट जो कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही आपको दिया हुआ है। और एडवांस टॉपिक जैसे जैसे हम ये अब कंटिनेंट कैसे बने, तो ये सब एडवांस टॉपिक हम जब आगे बढ़ेंगे अपने क्लासों में तो उधर पढ़ देंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की मैं बात करूँ जहाँ से सवाल आपके पूछ सकते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है क्लास 6 के, वो ये है कि आपकी जो हॉट डिजर्ट पाई जाती, दुनिया की लार्जेस्ट जो हॉट डिजर्ट पाई जाती, सहारा डिजर्ट, इसके बारे में भी आपने बचपन में पढ़ा होगा। वो क्या है, आपकी यहाँ पे अफ्रीका कंटिनेंट पे पाई जाती है। और साथ ही में आपकी वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, लार्जेस्ट रिवर नहीं दिया, ठीक है, लॉन्गेस्ट मतलब लंबी होती है, और लार्जेस्ट मतलब कि सबसे चौड़ी और लंबी, ठीक है। चौड़ाई की बात की जाती है लार्जेस्ट में, तो नाइल रिवर जो है सबसे लंबी रिवर जो है इस अफ्रीका से गुजरती है। तो अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट हो गया। यहाँ से आपकी कौन कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर रेखाएं, यही एकमात्र कंटिनेंट है जहाँ से गुजरती है। उसके बाद सहारा डिजर्ट जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजर्ट है, यहाँ से जो इस कंटिनेंट पे पाया जाता है। आपकी वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर नाइल नदी, नाइल रिवर जो है यहाँ पे पाई जाती है। और ये जो कंटिनेंट है ये चारों तरफ से क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं चारों तरफ से क्या है, ये ओशियन एंड सीज से सराउंडेड है। थर्ड कंटिनेंट आ जाता है आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो है ये कहाँ पे पाया जाता है, तो आपके वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, वो नॉर्दर्न के पार्ट में, ठीक है। इसके बारे में और एक पॉइंट बस आप यहाँ ध्यान दीजिए कि नॉर्थ अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका मतलब ये पूरा हो गया, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर वाले को हिस्सा हमने कह दिया नॉर्थ अमेरिका, साउथ वाले को हमने कह दिया साउथ अमेरिका। अब ये क्या है, आपकी साउथ अमेरिका उसी के जस्ट नीचे आती है, तो ये क्या है, ये एक लैंडमास से क्या है कनेक्टेड है, ठीक है। ये क्या है, एक छोटे से पतले से लैंड मास से क्या है कनेक्टेड है, जमीन से कनेक्टेड, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस लैंड मास को, इस नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है, इसे हमने क्या नाम दिया, इसे हम कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। ये शब्द हमें याद रखना है क्योंकि सवाल पूछ सकता है कि नॉर्थ अमेरिका जो है वो साउथ अमेरिका से किसके जरिए कनेक्टेड है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इस्थमस ऑफ पनामा शब्द है, इसे याद रखना है, ठीक है। फिर फोर्थ कंटिनेंट आ जाता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका क्या हो गया, ये जो है दो ओशियन से सराउंडेड है, ठीक है। कौन कौन से ओशियन, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे तो उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है आपकी वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, ठीक है, हाईएस्ट की बात नहीं कर रहा है, लॉन्गेस्ट, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो है एंडीज पर्वत जो है आपकी साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। यहाँ पे आपकी वर्ल्ड की लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट शब्द दिया, वो लॉन्गेस्ट जो नदी थी नाइल रिवर थी जो अफ्रीका में पाई जा रही थी, और जो लार्जेस्ट रिवर है वो अमेजन रिवर है जो कि साउथ अमेरिका में पाई जाती है। तो क्या क्या हमें याद रखना है यहाँ पे, साउथ अमेरिका ये क्या है, इस्थमस ऑफ पैनामा से जुड़ा हुआ है नॉर्थ अमेरिका से, ठीक है। फिर हमें क्या देखना है कि एंडीज पर्वत आपका यहाँ पड़ता है, और अमेजन रिवर जो लार्जेस्ट रिवर है वो आपकी यहाँ पड़ती है, ठीक है। सवाल कभी आपसे पूछ ले कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो है वो कौन सा है, तो आप हिमालय की, जो कि आपकी नॉर्थ से साउथ घूमती है, तो आप हिमालय लगा के नहीं आओगे, आप एंडीज पर्वत लगा के आओगे। उसी तरह से
आपके कई बार पूछ लेता है रॉकीज पर्वत कहाँ पड़ता है, रॉकीज पर्वत जो है आपके नॉर्थ अमेरिका में पड़ती है। तो हमें नोट्स कैसे बनाने हैं, तो कंटिनेंट हमने लिख लिया, हमने एशिया लिख लिया, एशिया के अंदर जो मैंने पॉइंट बनाया ऐसे हमने नोट कर लिया। फिर हमने क्या किया, उसका एशिया माफ करिएगा, अफ्रीका लिखा, अफ्रीका में जो पॉइंट मैंने बताया वो नोट किया। ऐसे लिखते-लिखते हमें नोट्स जो है अपनी कॉपी में बनाने हैं, ठीक है। फिर या तो आप नोट्स बनाने की आवश्यकता क्या है, आप किताब से सीधे हाइलाइट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर 5वां आ जाता है अंटार्कटिक। अंटार्कटिका जो है ये पूरा के पूरा आपका साउदर्न हेमिस्फीयर साउथ पोल के पास पड़ता है, ठीक है। ये जो कंटिनेंट है क्योंकि पोल रीजन में पड़ता है, यहाँ पे जो सूर्य की किरणें जो हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैंसर के मैंने बताया था, इधर क्या है सीधी नहीं पहुँचती। जब कोई किरणें सीधी नहीं पहुँचती तो क्या होता है वो ज़्यादा एरिया क्या है टेढ़ी पहुँचती है। तिरछी पहुँचेगी तो ज़्यादा एरिया कवर करती है, क्या है उसका जो शक्ति होता है, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया एक पॉइंट पे ऐसे मारा और एक पॉइंट पे आपने ऐसे मारा, तो चोट किस पे दबाव क्या लगता है, जब आप मुक्के से मारो तब ना ज़्यादा दबाव पड़ेगा, आप ऐसे मारोगे तो उतनी तेज़ नहीं पता चलेगी, ठीक है? तो यही दिया रखा है कि एरिया क्या है ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी शक्ति क्या है घट जाती है, शक्ति घट जाती है तो हीट जो है वो घट जाती है। हीट घटेगी तो क्या होगा, तापमान घटेगा तो पूरा का पूरा जो है वहाँ पे बर्फ आपका पाया जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ सवाल आपके पूछे हुए हैं सीटेट की एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है? और भी एग्ज़ाम में पूछते हैं कि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है, कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है, तो क्या किया है, सारे देश ने क्या किया है इस अंटार्कटिका कंटिनेंट के ऊपर अपने कुछ रिसर्च करने के लिए स्टेशन क्या है बनाए रखे हैं। जिसमें से भारत ने भी अपने कुछ रिसर्च स्टेशन बनाए हैं जिसका नाम हमें याद रखना है, मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री नाम जो है, कहीं पूछे तो ये क्या है, ये आपके रिसर्च स्टेशन हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं, आपके अंटार्कटिका के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक, फिर आता है आपका यूरोप। यूरोप जो है ये आपका जस्ट एशिया का नेबर है, हमारा पड़ोसी है हमारे कंटिनेंट का, ठीक है? वेस्ट ऑफ एशिया में पाया जाता है। यहाँ से जो है आपकी आर्कटिक सर्कल जो है इस यूरोप से क्या है गुजर के जाती है। ये जो है वाटर बॉडी से 1, 2 और 3 साइड से घिरा हुआ है। इधर आपकी जो ओशियन पाया जाती है इसे हम कहते हैं आर्कटिक ओशियन, यहाँ पे आपकी अटलांटिक ओशियन और इधर आपकी मेडिटेरेनियन सी जो है पड़ती है। अब आप जब कभी मैप देखना, मैं दिखा भी देता हूँ, 1 मिनट। जब मैप देखोगे तो आप नोटिस करो कि यूरोप और एशिया क्या है आपस में जुड़े हुए हैं। तो कोई ना कोई चीज़ जो होगी इसको डिवाइड करती होगी, तो यहाँ पे आपकी एक पर्वत पाई जाती है, एक माउंटेन पाई जाती है जो यूरोप और एशिया को डिवाइड करती है। उस पर्वत को हम क्या कहते हैं, उरल माउंटेन्स हमने इसका नाम दिया है। यही पर्वत क्या है यूरोप और एशिया को क्या है आपका डिवाइड करती है, ठीक है? यानी द यू ठीक है, तो एशिया एंड यूरोप आर सेपरेटेड बाय अ माउंटेन कॉल्ड उरल माउंटेन। अब यूरोप और एशिया को कंबाइन करके आपने कभी-कभी यूरेशिया शब्द भी सुना होगा, तो इन्हीं का क्या है कंबाइन करके जब हम बात करते हैं यूरोप एशिया को एक साथ जब बात करते हैं उसे हम कहते हैं यूरेशिया देते हैं, यूरोप प्लस एशिया। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर है। फिर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो लास्ट है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री। लार्जेस्ट कौन था? एशिया था। दूसरे पे कौन था? दूसरे पे कौन था? अफ्रीका था। थर्ड पे क्या था? अमेरिका, अमेरिका। ऊपर कौन? नॉर्थ। नीचे कौन-सा? थर्ड पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे पे साउथ अमेरिका। 5वें पे क्या था? 5वें पे क्या था? यूरोप था क्या? यूरोप नहीं था, अंटार्कटिका था। 6वें पे क्या था? यूरोप और 7वें पे आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। आपकी लॉन्गेस्ट रिवर नाइल कहाँ पाई जा रही थी? अफ्रीका में थी क्या? एक ये आपकी साउथ अमेरिका में थी। तो ये आपके अफ्रीका में पाई जा रही थी और वही लार्जेस्ट रिवर वो अफ्रीका में थी क्या? नहीं, वो साउथ अमेरिका में थी। अमेज़न रिवर यहाँ पाई जा रही थी। सहारा डेज़र्ट कहाँ पाया जा रहा था? सहारा डेज़र्ट आपका अफ्रीका में पाया जा रहा था। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर किस कॉन्टिनेंट से होके गुजर रहा था तीनों एक साथ? तो वो आपकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट से गुजर रही थी। आर्कटिक सर्कल कहाँ से जा रही थी? तो यूरोप से होके जा रही थी। तो ये पॉइंट जो है हमें याद रखने हैं, ठीक है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है जब आप नोटिस करेंगे चारों तरफ से जो है देखिए, ऐसा लैंड मास या ऐसा लैंड का एरिया जो चारों तरफ से क्या है पानी से घिरा होता है, उसे हम आइलैंड कहते हैं। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया को हमने क्या नाम दिया है, इसे आइलैंड कंटिनेंट भी कहा जाता है। तो कभी आप सवाल पूछ ले कि आइलैंड कंटिनेंट किसे कहा जाता है, तो हो जाती है आपकी ऑस्ट्रेलिया, ठीक? तो की पॉइंट तो रिमेंबर टोटल कंटिनेंट आपके 7 हो जाते हैं, लार्जेस्ट एशिया, स्मॉलेस्ट ऑस्ट्रेलिया, आइस कवर्ड कंटिनेंट अंटार्कटिका और यूरोप के और जो ऐसा कंटिनेंट जिसके थ्रू आपकी इक्वेटर और 2 ट्रॉपिक्स पास करते हो आपकी अफ्रीका हो जाती है, ठीक है। अब आते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब जो पानी से पूरा कवर एरिया है। अब सवाल बनता है कितना कवर एरिया?
तो ये भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर 100% मैं बात करूँ, 100% में से जो है आपका 71% से अधिक या 71% के आस-पास जो है पूरा का पूरा सरफेस जो है, वो क्या है, पानी से घिरा हुआ है, यानी हाइड्रोस्फीयर पाया जाता है, जिससे इसी वजह से हम पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि ब्लू कलर के आपके ये दिखते हैं, ठीक है? और बाकी बचा-कुचा जो आपका लिथोस्फीयर या लैंड वाला एरिया वो 29% ये हो जाता है। तो हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, ठीक है? वाटर इन नॉट मतलब कि इसमें केवल समुद्र वाला एरिया नहीं आ जाएगा, आपके समुद्र हो गए, आपके रिवर्स हो गए, आपकी लेक हो गई, आपकी बर्फ हो गए, आपके जो अंडरग्राउंड या ज़मीन के नीचे जो पानी पाए जा रहे हैं, आपके हवा में जो वाटर वेपर पाए जा रही हैं, इन सब को मिला के आपके 71% बनते हैं, ना कि केवल समुद्र वाला जो क्षेत्र है उसको मिला, क्योंकि बचपन में रटा दिया था कि ओशियन जो है 71%, ठीक है? ओशियन नहीं, 71% जो है, मोर देन 71% के आसपास पूरा हाइड्रोस्फीयर ही आपका है, ठीक है? इन सबको मिला के हाइड्रोस्फीयर आपका बनता है, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं पूरे बात करूँ, तो मोर देन 97%, ठीक है? यानी 71% आपके पानी लगभग पाया जा रहा है, तो इस 71 में से 97% ऐसा पानी है जो कि क्या है, नमकीन पानी है, खारा पानी है, जो पीने लायक नहीं है, ह्यूमन यूज़ के लायक नहीं है। फिर बचा 3%, इन 3% को हम फ्रेश वाटर कहते हैं, जो कि ह्यूमन के द्वारा कंज़्यूम करने लायक है। और इस 3% में से भी आपके आइस, ग्लेशियर्स और अंडरग्राउंड वाटर इंक्लूड होते हैं। तो ये मतलब कि जो हम पीने लायक जो पानी होता है, वो इस 3% में आइस, अंडरग्राउंड वाटर को हम हटा दें, तो पीने लायक पानी जो है केवल बहुत ही कम बनता है, बचता है। इस वजह से डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट, द अर्थ फेसेस अ शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर। ओशियन की अगर मैं बात करूँ, तो हमारे सरफेस पे जो है कंटिनेंट अगर आपके 7 पाए जाते हैं, तो ओशियन जो है आपके 5 पाए जाते हैं, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे मैप आपका बनाऊँ, ठीक है? मेरा ड्राइंग बहुत बढ़िया है, नहीं कंटिनेंट का भी स्ट्रक्चर मुझे, ठीक है, आते नहीं। तो यहाँ क्या पाया जा रहा था आपका, एशिया पाया जा रहा था, ठीक है? तो मैं ऐसे सर्कल आपको बना के समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या पाया जा रहा था आपका, यूरोप पाया जा रहा था, ठीक है? स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा एक बार। यूरोप के नीचे जस्ट यहाँ कौन-सा कंटिनेंट आपका था, ठीक है? अ, यहाँ पे था आपका कौन-सा, अफ्रीका पाया जा रहा था, ठीक है? यहाँ पे क्या पाया जा रहा था आपका, ऑस्ट्रेलिया पाया जा रहा था। ये कौन-सा क्षेत्र था आपका, अंटार्कटिका का क्षेत्र था, ठीक है? यहाँ पे कौन-सा कंटिनेंट पाया जा रहा था, तो ये आपका क्या था, नॉर्थ अमेरिका था, राइट? ये क्या था, साउथ अमेरिका। टोटल आपके 7 थे। अब ओशियन की बात करूँ, तो पहला ओशियन टोटल 5 पाए जाते हैं। पहला जो सबसे लार्जेस्ट आपका बड़ा ओशियन है, वो होता है पैसिफिक ओशियन, जो कि आपका, क्योंकि हमारी धरती गोल है ना, तो अगर आप ये हिस्सा मिला दो, तो पैसिफिक ओशियन आपका इधर भी आ जाता है, ठीक है? पैसिफिक ओशियन क्या है आपका, इधर भी पूरा ये आपका एशिया का क्षेत्र हो गया, पैसिफिक ओशियन आपका इधर भी आ जाता है। उस फिर दूसरा नंबर पे जो आपकी ओशियन आती है, वो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर अफ्रीका, यूरोप के बीच में आती है, अटलांटिक ओशियन। तो जो इक्वेटर अगर आपकी यहाँ से जा रही है, तो ऊपर का जो क्षेत्र है उसे हम कह देते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, नीचे वाले को साउथ अटलांटिक ओशियन। ठीक इसी के ऊपर जो आपका आर्कटिक वाला क्षेत्र है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आर्कटिक ओशियन, आपका इधर पड़ता है। ठीक है, तो पहले पे पैसिफिक हो गया, दूसरे पे आपका अटलांटिक हो गया, थर्ड पे जो है हमारे कंट्री के नेम पे जो ओशियन है, वो है आपका इंडियन ओशियन, जो कि एकमात्र ऐसा ओशियन है जो किसी देश के नाम पे पड़ा हो, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेड वगैरह थी बहुत ज़्यादा हमारे भारत देश में हुआ करता था, ठीक है? तो इसका नाम ही आपका इंडियन ओशियन रख दिया गया था। ऑलराइट, इतनी बात आपको क्लियर हुई। फिर आपकी आर्कटिक ओशियन आ जाती है, फिर आपकी जो है साउदर्न ओशियन जो है आपकी अंटार्कटिक के सीधे ऊपर जो पड़ती है वो होती है। ठीक है? तो इतनी आपको क्लियर हुई। साउदर्न ओशियन, लास्ट में आपकी आर्कटिक ओशियन, ठीक है? पहला बड़ा कौन हो गया, पैसिफिक, उसके बाद अटलांटिक, फिर इंडियन, फिर साउदर्न और फिर आर्कटिक ओशियन, ठीक है? अब जो आपके ओशियन के वाटर होते हैं ना, ये हमेशा क्या है, मूवमेंट में होते हैं, हमेशा मोशन में होते हैं, ठीक है? ये केवल एक हिस्सा हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोस्फीयर का, ठीक है? ये मत समझ लें केवल ओशियन ही उसका हिस्सा, ग्राउंड वाटर हो गया, तो ये केवल थोड़े एडवांस टॉपिक हो जाते हैं ना, तो इसको हम जब अपने आगे क्लास में पढ़ेंगे तो वहाँ समझेंगे, ठीक है? तो ओशन के जो वाटर होते हैं, आप हमेशा मूवमेंट में होते हैं। अब ये मूवमेंट कैसे होगा? एक होता है वेव, एक होता है टाइड, एक होता है ओशियन करंट। इनके बारे में हम क्लास 7 में पढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी के लिए आप इतना जान लें, 3 मूवमेंट होते हैं, वेव्स, टाइड एंड ओशियन करंट। ऑलराइट, तो आपको लोकेशन क्लियर है? अगर मैं कभी आपसे रात के 2 बजे भी उठा के पूछ लूँ कि बताओ मुझे एशिया कहाँ पड़ता है? तो आप मुझे बता देंगे क्या? बिल्कुल बता देंगे, ठीक है? नॉर्थ अमेरिका कहाँ पड़ता है? तो पोज़ीशन मुझे याद हो जाएगी, ठीक है? भले मुझे ड्राइंग नहीं आ रही हो बनाने में, लेकिन अगर मैं ब्लैंक में दे दूँ और तुमसे एक सर्कल बना के ऐसे करके दे दूँ, तो आप क्या होंगे,
क्लियरली बता सकेंगे ना कि अफ्रीका आपका इस सर्कल पे, यूरोप आपका यहाँ, एशिया आपका यहाँ, उरल माउंटेन से आपका हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, साउथ अमेरिका यहाँ, उसके बगल में आपका पैसिफिक है, ठीक है? इधर भी आपका पैसिफिक ओशियन है, इधर आपका अटलांटिक ओशियन है, इधर आपका इंडियन है, अंटार्कटिका के ऊपर आपकी साउदर्न ओशियन है और लास्ट में आर्कटिक ओशियन यहाँ पड़ती है, ठीक है? पैसिफिक ओशियन जो है, यहीं पे जो मरियाना ट्रेंच आपकी पाई जा रही है, डीपेस्ट जो थी, इसी के अंदर पाई जाती है। पैसिफिक ओशियन लार्जेस्ट ओशियन है, ठीक है? इसकी शेप जो है पूरी सर्कुलर शेप होती है, तो हमें याद रखना, कभी सवाल पूछ सकता है कि शेप क्या होती है, बिकॉज़ इट इज़ मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी। ऑलराइट, ये जो है आपका इधर एशिया, ठीक है? इधर ऑस्ट्रेलिया, इधर नॉर्थ अमेरिका, इधर साउथ अमेरिका से सराउंडेड है। ऑलराइट, फिर आता है अटलांटिक ओशियन। इसका अगर हम शेप देखते हैं तो ये क्या है, आपकी एस शेप की ओशियन हो जाती है। तो पैसिफिक सर्कुलर की थी तो ये आपकी एस शेप की हो जाती है। ये आपकी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप से क्या है, सराउंडेड है चारों तरफ से। ऑलराइट, अब इसकी जो कोस्ट लाइन है, यानी जो कोस्ट मतलब आपका समुद्र का किनारा होता है, ठीक है? ये बहुत इर्रेगुलर कोस्ट लाइन है, मतलब कि ऐसे सीधी कोस्ट लाइन है, कुछ टेढ़ी-मेढ़ी इनकी कोस्ट लाइन है। इस वजह से यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा हार्बर और पोर्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है? ये नेचुरल क्रिएट कर देते हैं, बिकॉज़ ऑफ दिस अटलांटिक ओशियन जो है पूरे पूरे वर्ल्ड में इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ओशियन, ठीक है? किस पॉइंट से, तो ट्रेड के पॉइंट से। तो हमें याद रखना है कि सवाल पूछ ले कि बिगेस्ट ओशियन कौन-सा है ट्रेड के पर्पज़ से, तो आपकी अटलांटिक ओशियन हो जाती है। फिर थर्ड आता है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन मतलब कि एकमात्र ऐसा ओशियन है जो कि किसी देश के नाम पे रखा गया हो। इसकी शेप जो है आपकी क्या होती है, तो ट्रायंगल शेप के ये हो जाते हैं, ठीक है? क्या है, ट्रायंगल शेप के आपके हो जाते हैं। ये जो है आपका एशिया, आपका अफ्रीका और आपके ऑस्ट्रेलिया कंट्री से सराउंडेड है। फिर फोर्थ आता है साउदर्न एशिया। साउदर्न एशिया जो है आपकी पूरी जो है अंटार्कटिका को सराउंड करती है, ठीक है? क्या है, अंटार्कटिका को सराउंड करती है और साउथ 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक ये पाए जाते हैं। उसके ऊपर आपका इंडियन ओशन, इधर अटलांटिक, इधर पैसिफिक का क्षेत्र शुरू हो जाता है। फिर आती है आपकी आर्कटिक ओशियन। ये क्या है, आर्कटिक सर्कल के विदिन पाई जाती है, ठीक है? ये क्या है, नॉर्थ पोल को सराउंड करती है। और अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है, ये एक नेचुरली क्या है, जैसे मान लीजिए जो आपके कंटिनेंट या 2 लैंडमास को बीच में क्या है, जब एक डिवीज़न आ जाता है, उसके बीच का जो क्षेत्र मान लें पानी से भरा हो, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं स्ट्रेट कहते हैं। यानी इट इज़ अ नैरो नेचुरल फॉर्म वाटरवे जो कि 2 लार्ज लैंडमास को क्या है, जैसे यहाँ देख सकते हैं, कनेक्ट करता है, ठीक है? कनेक्ट करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम स्ट्रेट कहते हैं। तो आ आर्कटिक ओशियन और आपका जो है आर्कटिक ओशियन और आपका बेसिकली जो हिस्सा पड़ता है आपका उसके नीचे वाला, उसको जो है ये एक स्ट्रेट से क्या है सराउंड होती है, जो कि आपके पैसिफिक ओशियन पड़ता है। ये क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रेट पड़ता है, जिसे हम कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। तो बेरिंग स्ट्रेट कहाँ पड़ता है, सवाल पूछ ले, तो ये जो है पैसिफिक ओशियन और आर्कटिक ओशियन को कनेक्ट करने का क्या है, काम करता है, जिसे हम स्ट्रेट कहते हैं, ठीक? तो इसके बाद आपकी यही कहानी खत्म हो गई। एटमॉस्फेयर पे हम आते हैं। एटमॉस्फेयर क्या है, आपका जो गैस, हमारे जो हवा पाई जाती है हमारे चारों तरफ, उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है? ये क्या है, एज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर इसे कहा जाता है, जो कि हमारी पृथ्वी को क्या है, पूरी तरह से ढक के रखती है, ठीक है? ये क्या करती है, इट इज एन इनविजिबल लेयर ऑफ गैसेज होती हैं दैट हेल्ड अराउंड द अर्थ बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है? एटमॉस्फेयर बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्यों? क्योंकि ये हमारी जो गैस, हमारी ऑक्सीजन है भैया, उसी पे तो जीते हैं। एटमॉस्फेयर के अंदर ही तो पाई जाती है। इट सपोर्ट्स लाइफ एंड मेक द अर्थ अ हैबिटेबल प्लैनेट। कैसे करती है, तो जब हम क्लास 7 में और एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझेंगे इसके बारे में। अब ये क्या है, इसको अलग-अलग लेयर में डिवाइड, जैसे आप कभी बर्थडे-वड्डे केक देखे होंगे ना, केक क्या है, उसमें कई परत पाई, जैसे नीचे क्या होगा, एक पूरा आपका ब्रेड टाइप का होगा, फिर उसके ऊपर एक क्रीम होती है, ठीक है? फिर उसके ऊपर एक क्रीम होती है, फिर चेरी-वेरी कुछ होता है। तो वैसे ही हमारी जो एटमॉस्फेयर है, उसको भी किसी केक तरह क्या है, अलग-अलग लेयर में देख, नेचुरली अलग-अलग लेयर में क्या है, इसको डिवाइड कर दिया है हमारे द्वारा, उसको समझने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए, ठीक है? तो हमारे जो पूरे एटमॉस्फेयर है, उसपे क्या है, 5 लेयर के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसे केक के अंदर कई लेयर पाए जाते हैं, वैसे एटमॉस्फेयर को भी अलग-अलग लेयर में क्या है, और अलग-अलग लेयर में अलग-अलग चीज़ें होती जाती हैं। उसके बारे में हम, जैसे मैंने बताया, जब हम क्लास 7 में पढ़ेंगे तो वहाँ समझेंगे, ऑलराइट? अभी के लिए केवल हमें क्या है, लेयर के नाम याद रखने चाहिए। तो एटमॉस्फेयर जो है, ये 1600 किलोमीटर अर्थ सरफेस के ऊपर पाया जाता है।
कंपोजिशन, इसके बनावट, इसे टेम्परेचर और अदर प्रॉपर्टीज के आधार पर 5 लेयर पे डिवाइड किया जाता है। कौन-कौन से? सबसे नीचे याद करने का तरीका क्या होगा मैं बता देता हूँ। TSM और TE नाम इसका हो जाता है, ठीक है? T से आपका क्या होता है? ट्रोपोस्फियर हो जाता है या इधर से TSM, TE। सबसे नीचे जो आपका लेयर आता है उसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर आपका स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर आपका मेसोस्फियर, उसके ऊपर आपका थर्मोस्फियर, उसके ऊपर आपका एक्सोस्फियर आ जाता है, ठीक है? इसके अंदर बहुत चीज़ें अलग-अलग प्रकार की प्रक्रियाएँ होती हैं, इनके स्पेसिफिक जो होगा हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास की जो बुक है आपकी क्लास 7th की। ऑलराइट, या तो इसी कंपोजिशन की मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा तो अब मैंने बताया कि क्या है, गैस पाया जाता है। अब गैस आपकी 1-2 तो होती नहीं, बहुत ज़्यादा असंख्य, मतलब बहुत ज़्यादा गैस आपकी पाई जाती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है, सबसे ज़्यादा मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो है आपकी नाइट्रोजन, जो कि 71-78% माफ़ करिए पाई जाती है, और जो दूसरी आ जाती है वो आपकी ऑक्सीजन, यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो है मिल के 99% क्या है ये बनाते हैं। बाकी के जो हम गैस पढ़ते हैं वो इस 1% के अंदर आते हैं। इसमें नाइट्रोजन आपका जैसे बताया 78 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21 और बाकी बचे-कुचे जो कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, जो भी आपके दिमाग में गैस है, ये क्या है कि ये केवल 1% होते हैं, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है? ये क्या होते हैं, जो हमारी, जैसे मैं समझाता हूँ शॉर्ट में आपको, ठीक है? अगर लोड पड़ता है कोई बात नहीं, हम बाद में समझेंगे। जब हमारे सूर्य की जो किरण है, रेज़ है, जब ये हमारी धरती पर टकराती हैं, धरती क्या करती है, इस किरण को, रेज़ को एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। और जब रात होता है, जब सूर्य की रेज़ आगे बढ़ जाती हैं, दूसरे हिस्से धरती के हिस्से में चली जाती हैं, तो ये क्या होती हैं, ये इस रेज़ को क्या है, ऊपर निकालना क्या है, शुरू कर देती हैं। अब क्या होगा, एमिट करना शुरू कर देंगी तो क्या होगा, हमारी धरती रात भर में इतनी ठंडी एमिट करके वापस ये एटमॉस्फेयर में जाने का प्रयास, एटमॉस्फेयर मतलब स्पेस में जाने का प्रयास करती हैं, ठीक है? तो अगर कोई गैस वगैरह यहाँ पे नहीं होती तो क्या होता है, ये सब क्या है अपना उड़ के निकल के पूरी गर्मी निकल जाती है, और रात में नाइट जो होती है इतनी ठंडी हो जाती है कि रात में जीवन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है? यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे कुछ आपकी जो एटमॉस्फेयर गैस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करती हैं, इस गर्मी को यहीं पे रोक के रख देती हैं, इसको ऊपर स्पेस में नहीं जाने देती हैं, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंस होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। और दूसरा क्या है, ये प्लांट के जो भोजन बनाती है उसमें मदद करती थी, एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसमें भी ज़रूरी होती है, ठीक है? तथा ये हीट को एब्ज़ॉर्ब कर लेती है और धरती को गर्म रखती है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्योंकि बढ़ती जा रही है, ऐसे गैसों की मात्रा बढ़ती जा रही है, इसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इस वजह से हो रही है, उनकी मात्रा बढ़ती जा रही है, तो जो गर्म आ रही है, सूर्य से गर्मी आ रही है, वो भी क्या है आपकी ज़्यादा ट्रैप होती जा रही है, ज़्यादा ट्रैप हो रही है, तो अर्थ की जो हम सुनते आते हैं दिन बर दिन कि अर्थ की टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो वो इसी कारण बढ़ रही है क्योंकि CO2 आप मात्रा में एमिट ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है? जो नेचुरली बना के दिया हुआ है भगवान ने, उससे ज़्यादा आप अपने खुद से बना के उसे एटमॉस्फेयर में एमिट कर रहे हो, तो ज़्यादा गर्मी ट्रैप हो रही है, जिससे आपकी जो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, वो आपकी क्या है, इस बढ़ रही है, ठीक है? तो इतनी बात आपको यहाँ समझ में आई। अब मैं बात करूँ डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी क्या होता है, किसी भी गिवन ऑफ वॉल्यूम में, ठीक है? जैसे मान लीजिए एक गिलास है, इस गिलास के अंदर मैं पानी भर दूँ, तो वो पानी का जो भी मैटर होगा, इस पूरे गिलास क्या हो गया, एक वॉल्यूम हो गया, राइट? तो इस गिलास के अंदर जो आपकी पूरी वो पानी पाई जा रही होगी, वही क्या है, उसके अगर मैं डिवाइड कर दूँ, यानी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं अपॉन में वॉल्यूम कर दूँ, तो ये आपकी क्या है, डेंसिटी कहलाती है, जो ये दर्शाती है कि इस गिलास के अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल प्रेज़ेंट है, वही आपकी डेंसिटी है, ठीक है? वही आपकी क्या है, डेंसिटी कहलाती है। ऑलराइट, यानी डेंसिटी मीन्स मास अपॉन वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स प्रेज़ेंट इन अ गिवन स्पेस वॉल्यूम। अब मैं जैसे मैंने बताया कि हमारी जो ये लिथोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फियर क्या है, गैस है। अब गैस भी क्या है, कुछ नहीं है, क्या है, मैटर ही तो है। ये क्या है, तो इसकी जो डेंसिटी मतलब होती है, जो नीचे जब होती है डेंसिटी हवा की, यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है? मैक्स होती है सी लेवल, लेकिन जैसे-जैसे हम ऊपर जाते हैं, क्योंकि यहाँ हवा के पार्टिकल्स जो हैं कम होते जाते हैं, जैसे-जैसे हम ऊपर जाते हैं, ये हवा के पार्टिकल कम होने की वजह से डेंसिटी भी जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, डिक्रीज़ होती है। तो कल को सवाल पूछ ले, एज वी गो अप इन द हाइट व्हाट हैपेंस टू द डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होती है आपकी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डेंसिटी जो है डिक्रीज होगी, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींच रही है हवा को, ज्यादातर हवा आपकी नीचे रहेंगी, ऊपर जैसे जा रहे हैं तो क्या होगी, हवा की मात्रा कम होती जाएगी, ठीक है? तो इस वजह से क्या है, डेंसिटी आपकी यहाँ पे हाई होती है, और यही कारण है
कि जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो कई लोग को क्या है साँस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि वहाँ पे हवा बहुत कम हवा पाई जा रही है। इस वजह से कई बार क्या है जो माउंटेन क्लाइंबर वगैरह आपने हिमालय पर्वत पे देखा हो जाते हैं माउंट एवरेस्ट है उससे बड़े-बड़े ऐसे पर्वत लोग जाते हैं। तो वहाँ पे क्या है वो ऑक्सीजन सिलेंडर बेसिकली लेके जाते हैं ताकि उनको साँस लेने में मदद हो सके। ठीक है। उसके बाद तापमान की हम बात करें, तापमान भी क्या है, अब जैसे मैं बताया कि अगर ये एटमॉस्फियर हो गया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मैंने एग्ज़ाम्पल बताया क्या है गर्मी को रोक लेती है। मैंने बताया गैस क्या है यहाँ पे ज़्यादा पाई जा रही है, ऊपर क्या है कम पाई जा रही है, क्यों? डेंसिटी आपकी क्या है डिक्रीज़ हो रही है। तो आप मुझे बताइए गर्मी जो होगी आपकी कहाँ पे ज़्यादा पाई जाएगी जो कि ट्रैप हीट कर रही है वो क्या होगी डेंसिटी आप गर्मी जो होगी आपकी राइट नीचे ज़्यादा होंगे बट ये क्या है आपकी जनरली वेरी करते हैं लेयर जो हमने पढ़े ना ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटो, मेसोस्फियर क्या है इसमें बेसिकली वेरी करते हैं, ठीक है? वो क्यों वेरी करते हैं, क्या उसका रीज़न है? तो जब हम आगे बढ़ेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? मतलब कि क्लास 7 की जब पढ़ेंगे। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर मतलब क्या कि दबाव सिंपल, यानी अगर ये पेन है मैं अपने हाथ पे दबाऊँगा तो मैं क्या कहूँगा मेरे हाथ पे क्या है इस पेन का प्रेशर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, यानी मैं इस पे दबा रहा हूँ। अब होता क्या है जैसे मैंने बताया जैसे पृथ्वी है तो हमारे ऊपर क्या है, ये सारी हवा जो है हमारे ऊपर दबा ही तो रही है, ठीक है? ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है तो क्या है, ये क्या है हवा जो है सारी गैसेज़ जो है हमारे ऊपर एक प्रेशर बना के रखती हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ किसी स्थान पर हाई प्रेशर मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये पेन है, अगर मैं इसे बहुत तेज़ से दबाऊँ तो क्या कहूँगा बहुत तेज़ प्रेशर अब यहाँ पड़ रहा है। मैं हल्का-सा दबाऊँगा तो क्या कहूँगा प्रेशर क्या है कम है। तो वैसे ही जहाँ पे हवा की मात्रा ज़्यादा होती है, डेंसिटी कह सकते हैं हाई होगी तो वहाँ हम कहते हैं दबाव क्या है बहुत ज़्यादा अत्यधिक दबाव हाई प्रेशर है और जहाँ हवा की क्या होंगे पार्टिकल्स कम होंगे, डेंसिटी कम होगी, वहाँ हम क्या कहते हैं लो प्रेशर है, ठीक है? अब यही जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर का चीज़ है, यही क्या है हमारी जब हवा आपने जो कहते हैं ना हवा बह रही है मतलब उस जो हवा बह रही है हम कहते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं विंड कहते हैं। जब हवा रुकी होती है उसे हम एयर कहते हैं, जब यही हवा क्या है बहने लगती है, ठीक है? तो उसे हम विंड कहते हैं। अब यही जो चीज़ है विंड जो है, ये हमेशा क्या है आप खुद बताइए मान लीजिए एक लाइन बहुत लंबी लगी है, कहीं पे आप गए हो, एक लाइन बहुत छोटी हो, तो आप खुद बताइए कि आप किस लाइन में जाना पसंद करेंगे कि जहाँ लाइन बहुत लंबी है, मान लीजिए किसी भी चीज़ की लाइन लगी, भंडारे की लाइन लगी हो या मान लीजिए यहाँ आपकी रसमलाई मिल रही है, कोई रसगुल्ला मिल रहा हो, ठीक है? तो आप किस लाइन में ज़्यादा जाएँगे? रसगुल्ला की क्वांटिटी बहुत कम है, तो आप क्या करेंगे भैया जल्दी भागो, भागो छोटकी लाइन में भागो नहीं तो क्या होगा मिठाई खत्म हो जाएगा, भंडारा का भोजन खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो इस यही एग्ज़ाम्पल जब हम हवा के ऊपर अप्लाई करते हैं, हवा भी क्या करेगी भैया हवा जो है वो हाई प्रेशर जहाँ पे अत्यधिक डेंसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ ज़्यादा हवा होगा और जहाँ क क्या होगी कम हवा है, तो हाई प्रेशर से क्या है हवा आपकी कम प्रेशर की तरफ क्या है बढ़ने का प्रयास करती है, बढ़ती है। ठीक है? तो अगर क ये एग्ज़ाम्पल मैंने दिया कि आपको कई बार लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि फिर हवा जो है कहाँ से कहाँ मूव करती है, हाई टू लो या लो टू हाई। तो हम क्या हमें पता चल गया ना, हाई मतलब कि हवा ज़्यादा, लो मतलब हवा कम। तो हवा कहाँ से ज़्यादा से कम की तरफ जाएगी ना, कम से ज़्यादा तरफ क्यों जाएगी? ठीक है, सिंपल एज़ दैट। ठीक है, तो एटमॉस्फियर आपको ये क्लियर हुआ एटमॉस्फियर का ये पार्ट क्लियर हुआ? ऑलराइट। विंड कैसे मूव करता है? विंड के अंदर और भी ज़्यादा फैक्टर डिपेंड करते हैं, वो आपके एडवांस लेवल के टॉपिक हो जाते हैं, अभी हम केवल बेसिक पढ़ रहे हैं, तो केवल ठीक है, यहीं पे स रखते हैं अपने। अब इन तीनों को मिला के जो आपका हिर हिज रीजन बनता है, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में, वो क्या है? बायोस्फीयर होता है, जहाँ पे जो है लाइफ एक्जिस्ट करती है। ठीक है? इट सपोर्ट्स अ ग्रेट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़्म रेंजिंग फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़्म टू लार्ज मैमल। ठीक है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज़्म चाहे ह्यूमन बीइंग हो गए आर इंटरकनेक्टेड विथ वन अनदर एंड डिपेंड ऑन द बायोस्फीयर फॉर देयर सर्वाइवल। मतलब अगर मैं तुम्हें ज़मीन पे रख दूँ और तुमसे हवा हटा लूँ तो क्या जी पाओगे? या ज़मीन पे रख दूँ तुमसे मतलब पानी हटा दूँ क्या जी पाओगे? नहीं जी पाएँगे, हमें तीनों की आवश्यकता पड़ती है और उसी तीनों को हम क्या कहते हैं मिला के बायोस्फीयर कहते हैं। तो बायोस्फीयर को जो है 2 चीज़ में डिवाइड किया जाता है। एक होता है प्लांट किंगडम, एक होता है एनिमल किंगडम। प्लांट मतलब जो प्लांट के सारे आ गए, एनिमल मतलब जो भी आपके जीव-जंतु आ गए, ये सब इसके एनिमल किंगडम के अंदर आ जाते हैं। ऑलराइट, तो प्लांट एंड एनिमल क्या है, ज़ाहिर-सी बात है, हम भी तो एनिमल के अंदर आ रहे हैं, तो हम क्या है भैया जो खाना मिलता है वो क्या है प्लांट से तो आते हैं। तो प्लांट्स क्या हैं एंड एनिमल डिपेंड करते हैं एक-दूसरे के ऊपर ऑन द फिजिकल एनवायरनमेंट खाने के लिए, शेल्टर के लिए एंड सर्वाइवल के लिए। ठीक है? तो बायोस्फीयर का मतलब आपको यहाँ क्लियर हुआ, ऑलराइट। सो जैसे मैंने बताया लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर कॉन्स्टेंटली इंटरैक्ट में रहते हैं विथ इन वन अनदर, इन्फ्लुएंस करते हैं बायोस्फीयर की लाइफ को। अब होता क्या है कि दिन पर दिन जो आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं, जो हम फॉरेस्ट काटते हैं, उससे क्या है ये बायोस्फीयर का जो बैलेंस है ना, वो डिस्टर्ब होते जा रहा है।
और साथ में इससे क्या है आपकी कई नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आती हैं और साथ में आपको जो और भी नेचुरल कैलेमिटी जैसे अर्थक्वेक वगैरह हैं, ये क्या कर सकती है इस बायोस्फीयर के डिस्टर्बेंस को जो है और चेंज कर सकते हैं। जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड जो है, जैसे ये हमारा भारत हो गया, भारत के इस वाले क्षेत्र में आपका एक आइलैंड पड़ता है। आइलैंड इसमें होता है पानी से चारों तरफ घिरा रहता है। तो यहाँ पे क्या है इसका क्योंकि यहाँ पे एक बार क्या हुआ था अर्थक्वेक आया था, अर्थक्वेक से क्या हुआ था इसका या नेचुरल इवेंट आया था, उससे क्या था इसका कुछ हिस्से जो थे पानी के अंदर ही सबमर्ज हो गए, शोइंग हाउ फ्रेजाइल द बायोस्फीयर कैन बी। ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसे पड़ सकता है? जैसे हम जो गंदगी है या आप कह सकते हैं जो कूड़ा-कचरा जो हम नदी में फेंक देते हैं, लेक्स में फेंक देते हैं, ये क्या है? ये पूरे से वातावरण को क्या है अनबैलेंस करते हैं, पूरा बिगाड़ देते हैं, ठीक है? या आपकी जो इंडस्ट्री से धुआँ निकलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने एग्ज़ाम्पल लिया, कैसे ही हमारी धरती के बैलेंस को बिगाड़ रही है, हीट को रोक ले रही है, हीट रोक रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग हम कह रहे हैं भैया बढ़ रहा है। तो आपने अभी सुना होगा CO2 एमिशन को कम किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, ज़ीरो CO2 एमिशन को कम करने का प्रयास किया, तो यही सब कारण है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है? यानी देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू यूज़ अर्थ रिसोर्सेज़ वाइज़ली एंड लिमिटेड देयर यूज़ मेंटेनिंग व्हाट बैलेंस बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फियर, बायोस्फीयर एंड एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले क्लास में। अगले क्लास में जो है इसी लिथोस्फीयर से रिलेटेड माउंटेन्स वगैरह क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जय हिंद।